हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल MSI फिजिक्स बाय दिलीप सर। तो दोस्तों, इस चैनल के अंदर हम लोग अभी शुरू करने जा रहे हैं गुजकेट सीरीज को। तो 2017 से लेकर 2025 तक के पेपर्स जो फिजिक्स के हैं वो हम सॉल्व करने वाले हैं। तो फिजिक्स पेपर सॉल्यूशन के अंदर हम लोग अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी जर्नी 2017 का पेपर स्टार्ट करके। तो चलो शुरू करते हैं हमारा 2017 का पहला पेपर फिजिक्स पेपर सॉल्यूशन के अंदर। तो सबसे पहले बेटा आपको यह बता दूं कि इसके अंदर 2017 के बाद का सिलेबस जो है उसमें काफी सारे टॉपिक जो है वो डिलीटेड हो चुके हैं। तो डिलीटेड टॉपिक के एमसीक्यूज को मैंने यहां पर स्किप कर दिया है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40 होते हैं वैसे तो, उसमें से मैंने यहां पर 32 क्वेश्चंस को रखे हैं। ठीक है, तो बाकी के 8 क्वेश्चंस जो है वो डिलीटेड टॉपिक के ऊपर के थे, इसलिए मैंने हटा दिए उसमें से। ठीक है, चलो शुरू करते हैं हमारा 2017 के पेपर का पहला क्वेश्चन। ये रहा स्क्रीन पर आपके सामने। चलो क्वेश्चन क्या है देखो, डायमेंशनल फॉर्मूला के बेस क्वेश्चन है। कोई भी क्वेश्चन की जब बात करेंगे बेटा तो उसके साथ हम लोग थोड़ी एक्स्ट्रा चीजें भी डिस्कस करेंगे। साथ में आपको यह भी मैं समझाऊंगा कि किस तरह के टॉपिक के क्वेश्चंस आते हैं। आपको नोट करके रखना है कि किस तरह के टॉपिक पूछते हैं एग्जाम के अंदर, और उसी टॉपिक के रिलेटेड एमसीक्यूज की आपको प्रैक्टिस करनी है। ज्यादा प्रैक्टिस के लिए हमारी चैनल की इस जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं अपनी एप्लीकेशन की लिंक रख दूंगा। आप लोग उस लिंक को ओपन करके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और उस एप्लीकेशन में आपको गुजकेट के बाकी के क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस करनी है उसके लिए प्रैक्टिस पेपर अंदर रखे हैं, उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ये रहा अपना पहला क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन में लिखा है द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अ कैपेसिटेंस। बेटा कैपेसिटेंस का हमें डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। Q एज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ चार्ज। Q को हमें एज अ डायमेंशन फॉर्मूला कंसीडर करना है। एक्चुअली Q के लिए हम डायमेंशनल फॉर्मूला लगते हैं A1 T1, लेकिन यहां पर हमें Q को एज अ डायमेंशनल फॉर्मूला ही कंसीडर करना है। तो बेटा कैपेसिटेंस C का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि कैपेसिटेंस होता है C इज इक्वल टू Q अपॉन V। अब देखो, अगर आपको डायरेक्टली पोटेंशियल का डायमेंशनल फॉर्मूला पता है तो भी रख सकते हो, लेकिन यहां पर चार्ज के फॉर्म में लाना है तो ध्यान रखिएगा कि V की जगह पर हमें लिखना चाहिए यहां पर W अपॉन Q, यानी कि वर्क अपॉन चार्ज। पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको आता ही होगा, तो आपको यहां पर रखना है उसको। तो Q ऊपर जाएगा न्यूमरेटर के अंदर, तो न्यूमरेटर में जाएगा तो Q स्क्वायर अपॉन वर्क हो गया W। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो Q2 एज इट इज रहेगा, और M1 L2 T-2 वर्क की डायमेंशनल फॉर्मूला बहुत बार आ चुकी है, इसीलिए याद होगा ही आपको। M-1 फाइनली ये बनेगा L-2 T2 Q2। ये हो गया हमारा आंसर यहां पर। तो कौन सा आंसर यहां पर मैच कर रहा है, तो आंसर मैच कर रहा है बेटा डी दिल्ली, यानी कि आंसर सही है डी। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस तरह से बेटा कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले बेसिक इंफॉर्मेशन आपके पास चाहिए उसके फॉर्मूला की, इसीलिए मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया, फॉर्मूला शीट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपको उसके अंदर आने वाले बाकी के भी क्वांटिटी के फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। देख लो, ये रहा पोटेंशियल का अगर फॉर्मूला पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। रटने वाले तो रट भी देते हैं बेटा, लेकिन सब कुछ रटा हुआ हर बार याद आए जरूरी नहीं होता है, इसलिए मेथड के थ्रू अगर चलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस तरह से डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग डिराइव करके ला सकते हैं। आई बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। तो कोई भी क्वांटिटी अगर आपको दे दे तो आपको उसको डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव करके लाना आना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं हम लोग, जो है फ्लक्स के ऊपर। दूसरा क्वेश्चन क्या है देखो, अरेंजमेंट ऑफ चार्जेस आर शोन इन फिगर, फ्लक्स लिंक विद द क्लोज सरफेस P एंड Q रिस्पेक्टिवली आर डैश एंड डैश। तो बेटा ये मेरे पास दो ये फिगर है, उसके अंदर से मुझे फ्लक्स निकालना है इसके साथ। पहले तो P के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स क्या होगा बेटा, ऑलवेज याद कीजिए ये कॉन्सेप्ट है गॉस लॉ के ऊपर। मैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन की बात नहीं करूंगा, उसके साथ आने वाले कॉन्सेप्ट की भी बात करूंगा बेटा कि कौन से कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन उठाया गया है, और इस तरह के कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहली बात बेटा गॉस लॉ की एप्लीकेशन पता होनी चाहिए आपको। गॉस लॉ का फॉर्मूला क्या है, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ हम जानते हैं कोई भी क्लोज सरफेस बेटा होती है तो उसके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स फाई इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट होता है बेटा। Q क्या है, तो एनक्लोज चार्ज। कोई भी क्लोज सरफेस के लिए यहां पर एनक्लोज चार्ज Q रहेगा, एनक्लोज नेट चार्ज ध्यान रखिएगा।
तो इसके अंदर एनक्लोज नेट चार्ज कितना है, तो दो माइनस चार्ज, एक माइनस चार्ज और एक प्लस चार्ज एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बचेगा सिर्फ बेटा एक माइनस चार्ज। तो आपको यहां पर एक माइनस लिखना है, तो फ्लक्स आएगा P के साथ एसोसिएटेड 5P इज इक्वल टू माइनस क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। चलो एक के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स मिल गया, तो सबसे पहले बेटा आपको ऑप्शंस चेक करने, ध्यान रखिएगा, डायरेक्टली ऑप्शन देख के आपको सीधा अगर आंसर मिल रहा है तो दूसरे के अंदर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो थोड़ा स्मार्टली अगर मूव करें तो सबसे पहला माइनस क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट कहां पर लिखा है, पहले केस में माइनस क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट तो सी में लिखा है, देख लो माइनस क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो आगे हमें चेक करने की जरूरत भी नहीं है बेटा, हो गया हमारा आंसर सी। आई बात समझ में? तो क्यों हम लोग क्यू के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स फाइंड करें भाई, सीधा पता चल रहा है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ही आएगा। चलो इसी तरह से स्मार्ट वर्क करते जाइए और इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाइए। नेक्स्ट आ रहा है क्वेश्चन नंबर, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा क्या है, तो आपको एक क्वेश्चन यहां पर अरेंजमेंट दी है, एक सर्किट है, फॉर सर्किट शोन इन फिगर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी फॉर द टू केसेस VA greater than VB and VB greater than VA respectively is dash ohm and dash ohm respectively। बेटा देखो पॉइंट A और पॉइंट B का जो पोटेंशियल है, यहां पर लिख दूं मैं VA और यहां पर लिख दूं मैं VB। तो सबसे पहले अगर VA greater than VB होगा, इस केस में क्या होगा, अगर VA greater than VB है तो याद रखिए कि VA greater than VB होगा, तो बेटा जो P टर्मिनल है यहां पर, P ऑफ डायोड जो है वो आया हायर पोटेंशियल पर। तो ध्यान रखिए जब P जो रीजन होता है वो हाई पोटेंशियल पर जब भी होता है तो ऑलवेज डायोड फॉरवर्ड बायस कंडीशन में आएगा, डायोड फॉरवर्ड बायस कंडीशन में भी है और साथ में ये दोनों आइडियल डायोड भी है। बेटा आइडियल डायोड के लिए ऑलवेज रेजिस्टेंस जीरो कंसीडर किया जाता है, तो इसका रेजिस्टेंस जीरो हो गया, तो ये दोनों तो आ गए पैरेलल में बेटा, 50 ओम के दो रेजिस्टर्स पैरेलल में, 50 ओम के दो रेजिस्टर्स जब पैरेलल में होते हैं तो हमें पता है कि हम लोग इसका इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करते हैं, तो 50 और 50 के दो रेजिस्टेंस मेरे पास है, तो इसका इक्विवेलेंट यहां पर आएगा A और B के बीच में 50 डिवाइड बाई 2 यानी कि 25 ओम। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 25 आ गया। चलो 25 वाले मेरे पास दो ऑप्शन है A और C, तो इसमें इन दोनों में से ही पॉसिबिलिटी आएगी। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरे में क्या मतलब, दूसरा जो यहां पर लिखा है कि दूसरे में लिखा है VB ग्रेटर देन VA लेना है मुझे, ठीक है। केस 2 जो है उसमें VB ग्रेटर देन VA है, तो VB ग्रेटर देन अगर VA कंसीडर किया जाए तो क्या होगा, ये हाई पोटेंशियल पर होगा, तो N रीजन जो है बेटा हाई पोटेंशियल पर जब भी होता है तो डायोड रिवर्स बायस कंडीशन में आता है। आइडियल डायोड अगर रिवर्स बायस में होगा तो इसका रेजिस्टेंस होगा बेटा इंफिनिटी, तो रेजिस्टेंस जब इंफिनिटी होता है तो इसका रिजल्ट इंफिनिटी ही बनेगा, पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस मिलेगा हमें इंफिनिटी। तो आंसर इज ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आई बात समझ में? लिखा है बेटा आइडियल डायोड, इसीलिए हम लोग ये कंसीडर कर सकते हैं जीरो और इंफिनिटी रेजिस्टेंस। रियल डायोड की बात करें तो उसमें जीरो रेजिस्टेंस या इंफिनिटी रेजिस्टेंस नहीं बोल सकते, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है द शेप ऑफ वेव फ्रंट एट वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स इज। बेटा कौन सा सोर्स लिखा है, नहीं देखो, देखो यहां पर कौन सा सोर्स है ये बोला नहीं गया, इसीलिए हम लोग कोई भी सोर्स अगर लेंगे और लार्ज डिस्टेंस पर जाएंगे तो उसका एक छोटा सा पोर्शन आपको मिलेगा और वो लगभग प्लेन वेव फ्रंट की तरह ही बनेगा। अब बहुत बड़े स्फेरिकल आपके पास अगर वेव फ्रंट आया है तो उसका एक पोर्शन आप कंसीडर कर लो, तो वो बनेगा प्लेन वेव फ्रंट। क्या होगा, प्लेन वेव फ्रंट बनेगा, तो प्लेन वेव फ्रंट यहां पर आएगा, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन आंसर क्या आएगा, प्लेन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े, थियोरेटिकल क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट्स इन बिटवीन एंड आउटसाइड टू थिन सेपरेटेड पैरेलल शीट्स ऑफ इनफाइनाइट डायमेंशंस विथ लाइक चार्जेस ऑफ सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा आर डैश एंड डैश रिस्पेक्टिवली। बेटा मेरे पास दो इनफाइनाइट शीट है यहां पर, ये दो इनफाइनाइट शीट बेटा, और लेकिन कैसी है बेटा, दोनों इनफाइनाइट शीट के लाइक चार्जेस है। लाइक चार्जेस यानी दोनों पॉजिटिवली चार्ज है या दोनों नेगेटिवली चार्ज ले सकते हो, जो भी ठीक लगे आपको। दो प्लेट के बीच में यहां पर कोई पॉइंट P कंसीडर किया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी।
तो चलो यहाँ पर देखते हैं दो प्लेट के बीच में। तो सबसे पहली बात बेटा, इनफाइनाइट जब चार्ज सीट होती है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज का फील्ड आउटसाइड होता है, ठीक है, सोर्स से बाहर की ओर। सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इस प्लेट का फील्ड आ गया, तो इस प्लेट का फील्ड उसी तरह से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट अपोजिट डायरेक्शन में, इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन। और साथ में हम जानते हैं कि इनफाइनाइट प्लेन स्लिट जो होती है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड ऑन द डिस्टेंस, डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, इट ओनली डिपेंड्स ऑन द चार्ज डेंसिटी सिग्मा। क्लियर है? तो बेटा यहां पर नेट फील्ड जो होगा वो जीरो हो जाएगा क्योंकि दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन। तो मेरे पास दो केस यहां पर बन रहे, बी और सी में से कोई एक आंसर आएगा। दूसरी बात आगे, आउटसाइड दी प्लेट। आउटसाइड दी प्लेट की अगर बात करें तो दोनों पॉजिटिव चार्ज का फील्ड आउटसाइड ही होता है, इसलिए सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो टोटल मिला के बन जाएगा ये सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। हाफ और हाफ मिलाकर टोटल 1 बन जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो आंसर आएगा यहां पर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ? तो देखो यहां पर भी आपको ये एलिमिनेट हो सकते हैं दोनों ऑप्शन, और इन दोनों में से सिलेक्ट करना था। सीधी बात है कि अगर आपके पास नेगेटिवली चार्ज प्लेट है तो भी यही रिजल्ट मिलेगा, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है तो भी यही रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर लाइक की जगह पर अनलाइक चार्जेस अगर देते आपको तो क्या होता? तो इस केस में अंदर की साइड जो फील्ड जीरो मिला है बिटवीन द प्लेट्स, वो ना मिलकर आपको जो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट यहां पर मिला है वो प्लेट के बीच में मिलता। फिर से अनलाइक चार्जेस अगर प्लेट्स के ऊपर थे तो आपको सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट यहां मिलेगा और आउटसाइड दी प्लेट्स जीरो मिलेगा। तो एक बात क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट टाइम से इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट जो है वो या आपको एक मिलेगा और एक जीरो आंसर बनना चाहिए। दोनों जगह पर आपको या सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट दोनों नहीं आ सकते या दोनों जीरो नहीं आ सकते। क्लियर हो गया? ठीक है, समझ में आ गया ना? सीधा आप स्मार्टली आंसर बता सकते हो, एक सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट और एक जीरो। सीधी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रिवेलिंग इन एक्स डायरेक्शन। भाई एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। आगे द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स पी क्यू एंड आर आर 0 0 2 0 एंड 0 2 रिस्पेक्टिवली। Which of the following alternative is true for the potentials at these points? बेटा हम लोग यहां पर ड्रॉ करके समझते हैं कि मेरे पास है ये y एक्सिस और ये है x एक्सिस। इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है x डायरेक्शन में। हमने यहाँ पर कोऑर्डिनेट ले लिए 0 0 पर कौन सा पॉइंट कंसीडर किया, तो हमने P पॉइंट कंसीडर किया। उसके बाद नेक्स्ट आने वाला जो Q पॉइंट है वो 2 0 पर लिया, हमने यहाँ पर 2 0 पर ले लिया है। उसके बाद आने वाला नेक्स्ट पॉइंट 0 2 पर है R पॉइंट यहाँ पर आएगा 0 2 पर, 0 2 पर आएगा R पॉइंट। तो बेटा ध्यान रखिए इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर ये प्लेन के अंदर दो पॉइंट्स आ रहे हैं। देख लो, याद होगा आपको जी कि जो इक्विपोटेंशियल बेटा सरफेस होती है वो ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर ही होती है, या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ऑलवेज इक्विपोटेंशियल सरफेस से परपेंडिकुलर यानी नॉर्मली होती है। तो ये दोनों पॉइंट से निकलने वाला जो प्लेन कंसीडर किया जाए तो वो इक्विपोटेंशियल सरफेस दिखाता है आपको, यानी ये दोनों पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा, Vp इक्वल टू वी आर। तो Vp इक्वल टू वी आर। तो अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो एक ही ऑप्शन ऐसा है कि जिसमें Vp इक्वल टू वी आर है और वो है ऑप्शन बी में। आई बात समझ में? अब आगे कुछ करने की जरूरत है नहीं है ना, आंसर तो मिल गया, लेकिन हम लोग टॉपिक को भी समझते हैं बेटा, इसीलिए आगे चेक करेंगे कि किस तरह से नेक्स्ट भी आंसर आना चाहिए। तो बेटा देखो याद रखिए ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है। तो एट पॉइंट Q यहां पर Q पॉइंट पर बेटा पोटेंशियल डिक्रीज होगा, यानी Vp इक्वल टू वी आर तो है लेकिन वो Vq से ज्यादा है, यानी कि Vq इज लेस देन Vp एंड वी आर। हो गया? तो आंसर बी इज द राइट आंसर। तो डायरेक्टली हमें इन दोनों पॉइंट से ही पता चल गया था कि आंसर यही आने वाला है, लेकिन फिर भी हम लोग टॉपिक को भी आगे समझते हैं क्योंकि जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आएगा, हमें पता है कि इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट भी पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डाइपोल का क्वेश्चन है बेटा। आपने नोट किया बेटा कौन से टॉपिक के साथ क्वेश्चन पूछते हैं आपको? इक्विपोटेंशियल सरफेस आ गया, साथ में आपने देखा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बेस पर क्वेश्चन आ गया था,
तो इस तरह के टॉपिक के साथ साथ आप टॉपिक भी नोट करते जाए कि कौन से टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस आ रहे हैं। चलो, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P is placed parallel to the uniform electric field of intensity E, and on rotating it through 180 degree, the amount of work done is dash. What is the work done? देखो, सबसे पहली बात तो कि मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसके साथ पैरेलल में मुझे लेना है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ पैरेलल होगी डाइपोल मोमेंट। तो ये पहली वाली कंडीशन में -q + q चार्ज यहाँ पर आएंगे। मोमेंट की डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड है यहाँ पर। तो बेटा इनिशियल एंगल θ1 = 0 बिटवीन मोमेंट P एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमें इसे 180 डिग्री रोटेट करवाना है, तो एंगल नया कितना बन जाएगा बेटा? अगर इसे रोटेट करवाया जाए तो मोमेंट की डायरेक्शन बिल्कुल ही अपोजिट बन जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो θ2 = 180 डिग्री। तो वर्क डन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए बेटा, P ब्रैकेट में cos θ1 - cos θ2। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो आप, तो P ब्रैकेट में cos θ1 यानी cos 0 - cos 180 डिग्री। तो बेटा cos 0 होता है 1 और 180 होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2P आंसर बनेगा। तो वर्क डन = 2PE। तो 2P इज द राइट आंसर। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इसे हमें कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी पूरी, तब जाके आंसर पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो, डाइपोल का टॉपिक आपने नोट कर लिया बेटा, डाइपोल का क्वेश्चन आ सकता है। डाइपोल में से क्या क्या पूछ सकते हैं? डाइपोल मोमेंट के बारे में भी पूछ सकते हैं, डायरेक्शन के बारे में पूछ सकते हैं, डाइपोल मोमेंट फाइंड करना भी पूछ सकते हैं, टॉर्क के बारे में पूछ सकते हैं बेटा, डाइपोल के ऊपर का टोटल टॉर्क कितना है वो भी, और डायरेक्शन के बारे में फील्ड की पूछ सकते हैं, डाइपोल की एक्सिस और इक्वेटोरियल लाइन पर कहीं पर भी फील्ड के बारे में पूछ सकते हैं क्वेश्चन। चलो, ये आया यहाँ पर इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम है मेरे पास। व्हाट इज द करंट इन 4 ओम रजिस्टर व्हेन स्विच S1 इज ओपन एंड S2 इज क्लोज? बेटा S2 को क्लोज किया जाए और S1 को ओपन रखा जाए तो करंट कितना होगा 4 ओम रजिस्टर में से? 4 ओम रजिस्टर से करंट कितना निकलेगा वो हमें फाइंड करना बेटा। तो ध्यान रखिए बेटा, S1 ओपन है इसलिए यहाँ पर तो कोई करंट जाने की कोई ही मतलब पॉसिबिलिटी है ही नहीं, सीधी बात है। और ये हमने जैसे ही S2 को बेटा क्लोज किया तो ऑलवेज करंट ऐसा ही पाथ चूज करेगा जहां पर मिनिमम रेजिस्टेंस होगा। हमारी जैसे ही बात है बेटा, हम लोग जीवन में ऐसा ही रास्ता पसंद करते हैं जहां पर हमें रुकावटें कम आए, रेजिस्टेंस कम आए हमारे जीवन में। एग्जैक्टली करंट भी यहाँ पर 5 ओम में क्यों जाए भी, ये हमारे लिए मिनिमम रेजिस्टेंस का पाथ हो गया, तो करंट इसी डायरेक्शन में फ्लो कर जाएगा। लेकिन मैंने डायरेक्शन गलत लिखी है तो ये डायरेक्शन आएगी, मतलब इन शॉर्ट। तो S2 यहां पर करंट फ्लो करेगा इस लूप के अंदर। आई बात समझ में? तो देखो 12 वोल्ट है यहाँ पर पोटेंशियल है और 4 + 6 टोटल हो गया मेरे पास रेजिस्टेंस। तो बेटा यहाँ पर हम लोग करंट I = लिख सकते हैं V/R। तो 12 / 6 + 4 यानी कि 10, तो 1.2 एम्पियर करंट बनेगा। तो आंसर आएगा 1.2 एम्पियर, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। समझ में आया? बहुत मजे की बात है। सर्किट को देख के घबराना नहीं है बेटा। सर्किट जो होती है इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक बार शांति से उसको समझना होता है। बहुत ही इजीली आपको आंसर कभी कभी मिल रहा होता है, लेकिन हम लोग सर्किट देखकर घबरा जाते हैं। तो आपको मतलब टेंशन में आके कुछ लोग उसे स्किप कर देते हैं। वही टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप सीधा देखिए। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, बहुत सिंपली आंसर मिल जाएगा। इन अबाउट सर्किट इफ करंट थ्रू 10 ओम रजिस्टर इज 2.5 एम्पियर। बेटा इसमें से हमें करंट दिया है, कितना है? 2.5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। और फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R। R की वैल्यू कितनी है वो हमें फाइंड करनी है। तो चलो सबसे पहली बात कि थोड़ा लॉजिक सोचिए कि रेजिस्टेंस R की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ R = होता है बेटा V/I। V/I। क्या मेरे पास इसके अक्रॉस पोटेंशियल है? तो नहीं है। क्या उसमें से फ्लो होता करंट है मेरे पास? वो भी नहीं है। ना पोटेंशियल है ना करंट है। अगर वो दोनों मिल जाए तो रेजिस्टेंस मिल सकता है, राइट? तो रेजिस्टेंस मिलना हमें फाइंड करने के लिए सबसे पहले इसके अक्रॉस पोटेंशियल फाइंड करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो गिवन डेटा है उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। तो यहाँ 2.5 एम्पियर करंट जा रहा है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना बन गया? R और I का प्रोडक्ट कर दिया आपने, तो 25 वोल्ट बन गया ये 10 × 2.5। तो बेटा ये दोनों पैरेलल है, तो इसके अक्रॉस भी 25 वोल्ट ही रहेगा। यानी कि 50 वोल्ट टोटल सप्लाई वोल्टेज है, उसमें से 25 वोल्ट आपको यहां पर मिल रहा है।
तो बाकी का जो बचेगा बेटा वो 25 वोल्ट यहीं पर आएगा ना। टोटल सप्लाई वोल्टेज 50 वोल्ट है, उसमें से 25 वोल्ट यहां पर चला गया, तो बाकी का 25 यहां पर आएगा, क्योंकि सीरीज में बेटा सम होता है, यानी कि 25 प्लस 25 होगा। पैरेलल में बेटा आपको ऐड नहीं करना है, ध्यान रखिए, दोनों पैरेलल में आपको सेम पोटेंशियल होता है 25 वोल्ट। इन दोनों को एक ही समझना है। कुछ लोग तो ये समझेंगे सर 25 तो यहां चला गया, आप और एक्स्ट्रा 25 कहां से लेकर आ गए? तो ध्यान रखिएगा 25 वोल्ट ये हो गया। अब टोटल करंट मुझे पता होना चाहिए बेटा, मुझे इसके अक्रॉस भी देखो तो पोटेंशियल पता है 25 वोल्ट, राइट? तो इसमें करंट कितना जाएगा, इसे मैं बेटा I1 बोल दूं तो इसमें करंट आएगा I2 इक्वल टू V अपॉन R। तो V कितना है 25 डिवाइड बाई 40, तो ये बन गया 5/8 एम्पियर, 5/8 एम्पियर। और ये 2.5 को हम लोग लिख सकते हैं बेटा 5/2। तो अब टोटल करंट कितना होगा, तो टोटल करंट मेरे पास बन रहा है यहाँ पर I इक्वल टू I1 प्लस I2, यानी कि 5/2 प्लस 5/8। मैं 8 का एलसीएम बेटा ले लूं तो मुझे यहाँ पर मिलेगा 20 प्लस 5, यानी कि 25 डिवाइड बाई 8। तो 25/8 एम्पियर टोटल करंट आ गया, ध्यान रखिएगा। तो मुझे यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना आया, तो 25। अब टोटल करंट जो भी है वो इसमें से फ्लो तो करेगा ही, तो टोटल करंट कितना आया था 25 डिवाइड बाई 8, तो ये कैंसिल होकर 8 गया ऊपर, तो 8 ओम रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल गई मुझे। तो इतना इजी क्वेश्चन है बेटा, सर्किट देख के किसी को घबराने की जरूरत है ही नहीं। सर्किट को एक बार समझ लो और ट्राई करो, कोशिश कीजिए एक एक स्टेप को आगे सॉल्व करने की, तो मजा आ जाएगा आपको। तो आंसर मिल गया 8 ओम, तो आंसर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट में आगे देखते हैं, टू वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर सेट पैरेलल टू ईच अदर, ये दोनों पैरेलल है एक दूसरे के साथ, साथ में क्या लिखा है, ईच कैरीज करंट आई इन द सेम डायरेक्शन एंड द सेपरेशन बिटवीन देम इज 2r, ये 2r डिस्टेंस पर है दोनों। द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P एज शोन इन फिगर। बेटा मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी मुझे P पॉइंट पर फाइंड करनी है, तो ध्यान रखिएगा इसमें सबसे पहली बात तो कि आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि करंट कैरिंग वायर से r डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है। तो फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो B इक्वल टू होता है म्यू नॉट I अपॉन 2πr। तो सबसे पहली बात तो मैं इसे नंबर 1 बोल दूं वायर को, ये वायर को नंबर 2 बोल दूं, तो करंट कैरिंग फर्स्ट वायर जो है उसका मैग्नेटिक फील्ड r डिस्टेंस पर आएगा B1 इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2πr। तो दूसरा वायर जो मेरे पास है उसका मैग्नेटिक फील्ड वो कहां कितने डिस्टेंस पर आएगा, टोटल 3r डिस्टेंस पर, तो वहां से 3r डिस्टेंस है, तो म्यू नॉट I अपॉन मुझे क्या लिखना चाहिए यहाँ पर, r की जगह पर 3r डिस्टेंस लेना पड़ेगा। अब ये दोनों की बात करें तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी की बेटा डायरेक्शन चेक करना बहुत जरूरी होता है, तब जाके आपको रिजल्टेंट फील्ड मिलेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर देखें तो फर्स्ट वायर की बात करें तो मैं अपने थंब की डायरेक्शन में करंट को रख रहा हूं, यहाँ करंट की डायरेक्शन में मैंने अपने राइट हैंड थंब को रख दिया इस तरह से। चलो अब करंट की डायरेक्शन, ये मेरे पास वायर है मान लो, तो इसके अंदर करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो मेरी राइट हैंड फिंगर्स जो है वो वायर की इस साइड पर, मेरी साइड पर P पॉइंट पर, यहाँ P पॉइंट है, तो इस साइड पर फिंगर्स जो है वो अंदर की ओर कर्ल करके जा रही है, मतलब हुआ अंदर की साइड फील्ड जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड आपको मिल गया इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। एग्जैक्टली उसी तरह से सेम डायरेक्शन में करंट है तो ऑब्वियसली इसका भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की साइड ही मिलेगा। फिर से एक बार देख लेते हैं, चलो करंट की डायरेक्शन में मैंने अपने थंब को रखा, फिंगर्स को कर्ल किया और वो जा रही है अंदर की साइड P पॉइंट पर, तो दोनों की फील्ड की डायरेक्शन सेम है, तो B1 प्लस B2 आएगा, यहाँ पर ऐड होगा, टोटल फील्ड हमें क्या करना पड़ेगा, एडिशन से मिलेगा। तो म्यू नॉट I अपॉन 2πr को बेटा कॉमन निकाल दे तो ब्रैकेट में 1 प्लस 1/3 बचेगा, 1 प्लस 1/3, क्योंकि 2πr को कॉमन निकाला आपने तो यहाँ पर 1/3 बचेगा, तो ये पूरा टर्म बाहर निकलेगा तो 1 बचेगा, तो ये बन गया म्यू नॉट I अपॉन 2πr ब्रैकेट में 4/3, और ये 2 से कैंसिल हो रहा है तो 2 2 4, ये 2/3 म्यू नॉट I अपॉन 3πr, 2/3 म्यू नॉट I अपॉन πr। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देखो। हाँ एक और बात बता दूं कि बेटा इसके अंदर डायरेक्शन अपोजिट करके भी पूछ सकते हैं, चेंज क्या आ सकता है,
ये सेम क्वेश्चन अगर नेक्स्ट एग्जाम में आए तो शायद क्वेश्चन चेंज कर सकते हैं। क्या चेंज कर सकते हो? तो डायरेक्शन अपोजिट ले सकते हैं। डायरेक्शन ऑफ करंट अगर आपको सेम दी है उसी जगह पर अपोजिट डायरेक्शन दे सकते हैं, या फिर साथ में रिपल्सन और अट्रैक्शन भी ऐड कर सकते हैं कि रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे दोनों एक दूसरे को, ये भी साथ में आ सकता है। तो इस तरह के चेंजेस पूछ सकते हैं आपको। और पॉइंट पी जो है वो बाहर की है, आउटसाइड है, या फिर इनसाइड बिटवीन टू वायर्स भी हो सकता है। उसके बाद है द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट लॉन्ग कंडक्टर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ऑफ रेडियस ए एंड कैरिंग अ स्टेडी करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय। बेटा हमें इसका ग्राफ समझना है। तो ग्राफ को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी करंट कैरिंग बेटा वायर होता है, ये उसकी एक्सिस हो गई मान लो, तो उससे कोई भी आर डिस्टेंस पर अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो अंदर की साइड वायर की सरफेस जो है उससे सेंटर तक का जो ये पॉइंट है यहां तक बेटा मैग्नेटिक फील्ड बी प्रोपोर्शनल टू बेटा ए होता है। ए यानी रेडियस, इस क्रॉस सेक्शन की रेडियस हो गई। तो बेटा बी प्रोपोर्शनल टू ए हो गया अंदर की साइड, ध्यान रखिएगा। और आउटसाइड दी वायर कोई भी यहाँ पर पॉइंट पी कंसिडर किया जाए तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो वो बी प्रोपोर्शनल टू 1/a या 1/r। हम लोग डिस्टेंस को r कंसिडर करें, r होगा तो इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी में होता है, यानी कि डिक्रीज होता जाएगा डिस्टेंस के साथ, और अंदर की साइड सेंटर से सरफेस तक इंक्रीज होता जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सेट हो रहा है, देख लो, बी प्रोपोर्शनल टू r, यानी कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी में इंक्रीज होता जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, और आउटसाइड दी वायर बी प्रोपोर्शनल टू 1/r डिक्रीज होता जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, डिस्टेंस के साथ डिक्रीज होता जाएगा। आई बात समझ में? यही क्वेश्चन नीट में भी एक बार आ चुका है, ध्यान रखिएगा। इस तरह के ग्राफिकल क्वेश्चंस को भी आपको पढ़ना है बेटा। साथ में आने वाले जो भी नेक्स्ट पेपर्स जो है उसके अंदर भी आपको देखने को इसी तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। देखो, अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इज इंसिडेंट ऑन एक्सैक्ट प्लेन विथ वेलोसिटी v in direction making angle theta with uniform magnetic field applied along x axis. The nature of the motion performed by the particle is, बेटा इसकी मोशन की अगर बात करें तो वो किस तरह का यहाँ पर शेप बनाएगा, वो स्ट्रेट लाइन जाएगा या सर्कुलर मोशन करेगा या हेलिकल मोशन करेगा या पैराबोलिक मोशन करेगा। तो याद रखिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बेटा एक्स एक्सिस की ओर है, और यहाँ पर थीटा एंगल बनाता हुआ कोई भी चार्ज पार्टिकल जब भी अंदर एंटर होगा तो उसका पाथ बेटा हेलिकल ही बनेगा। ये थ्योरी में हम लोग पढ़ चुके हैं। और साथ में हमें ये भी पता है कि जब मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर अगर होता है तो अगर कोई चार्ज इस फील्ड के साथ परपेंडिकुलर यानी कि नॉर्मली इंसिडेंट होगा अंदर, तो ये सर्कुलर मोशन ही करता है। लेकिन थीटा एंगल पर है तो बेटा वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स मिलते हैं, और उसमें से एक कंपोनेंट जो है वो सर्कुलर मोशन करवाता है, और एक जिसके ऊपर फोर्स नहीं लगता जिस डायरेक्शन में, उसमें वो वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, इसलिए वो सीधा जाता है। मतलब कि ये हेलिकल पाथ इसी वजह से बनता है कि उसको साथ एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में भी मूव होना है और साथ में ये सर्कुलर मोशन भी करनी है, इसलिए पाथ बन जाएगा हेलिकल, ना सर्कुलर रहेगा, वो शेप बन जाएगा हेलिकल। तो आंसर आएगा बी। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन में? तो सिलेक्ट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ d²/2μ। देखो, मैंने अभी आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था बेटा कि डायमेंशनल फॉर्मूला के ऊपर आपको 2-3 क्वेश्चन हर एक पेपर में बेटा मिलते ही है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक में कोई भी चैप्टर जब हमारा खत्म होता है तो एक टेबल दिया होता है, हर एक क्वांटिटी के डायमेंशनल फॉर्मूला होते हैं। जितनी भी नई क्वांटिटी आती है, मान लो चैप्टर 1 में जो क्वांटिटी आ चुकी है वही अगर चैप्टर 2 में रिपीट होती है तो उसके डायमेंशनल फॉर्मूला रिपीट वहां पर नहीं दिया जाए, वो ऑलरेडी चैप्टर 1 में आपको दे दी गए होते हैं। तो जो भी नई नई क्वांटिटीज आती जाएगी, हर एक चैप्टर के पीछे चैप्टर खत्म होने के बाद तुरंत ही आपको एक टेबल में क्वांटिटीज लिख के दी है, उसके डायमेंशनल फॉर्मूला आप लोग रेडी करके रखना। सिलेक्ट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ b²/2μ। बेटा b²/2μ पूछा है आपको। क्या है b²/2μ? तो वो है एनर्जी डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्टोर होने वाले एनर्जी डेंसिटी है। तो बेटा एनर्जी ई से डिनोट किया जाएगा, डेंसिटी का मतलब पर यूनिट वॉल्यूम चार्ज, यहां पर डेंसिटी आएगी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्टोर होने वाली। ठीक है, तो सोलेनॉइड के केस के अंदर हम लोग ये पढ़ चुके हैं b²/2μ एनर्जी डेंसिटी है। यानी एनर्जी के लिए हम लोग लिखते हैं m1 L2 T-2, डेंसिटी वॉल्यूम के लिए लिखते हैं L3
तो आंसर बनेगा m1l-1t-2। अब आपको बेटा याद रखना है, याद रखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी आए, चार्ज मतलब एनर्जी डेंसिटी आए, या मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर एनर्जी आए, कोई भी एनर्जी डेंसिटी की जब बात आती है तो वो एग्जैक्टली प्रेशर के डायमेंशनल फॉर्मूला के बराबर ही होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बोर्ड में भी आ चुका था, लेकिन यहां पर बोर्ड में इस बार की एग्जाम में बोर्ड में वो किसके जैसी डायमेंशनल फॉर्मूला है ऐसा क्वेश्चन आया था वो, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर होने वाली हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला पूछा था आपको। तो याद रखिए प्रेशर का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है एग्जैक्टली वही डायमेंशनल फॉर्मूला यहां पर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, a proton is moving perpendicular to a uniform magnetic field of 2.5 टेस्ला। ठीक है, 2.5 टेस्ला के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्रोटॉन जो है वो मूव हो रहा है, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी है, तो बेटा काइनेटिक एनर्जी उसकी है 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोर्स ऑन प्रोटॉन इज, हमें फोर्स फाइंड करना है बेटा, कितना न्यूटन फोर्स है, क्वेश्चन मार्क फोर्स। प्रोटॉन का चार्ज है और प्रोटॉन का मास भी हमें यहाँ पर दे दिया है। तो बेटा आप सब लोग जानते हो कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, K इक्वल टू हाफ mv², और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स F QVB होता है। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर का फोर्स आएगा इतना। बेटा इसमें से आपको यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी गिवन है, तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में इस यहाँ पर फॉर्मूला को लाना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली आपको वेलोसिटी मिलेगी नहीं, या फिर वेलोसिटी फाइंड करके यहाँ पर रखनी पड़ेगी। स्पीड की बात करें, स्पीड यहाँ पर रखनी पड़ेगी फाइंड करके, उससे बेटर रहेगा v² इज इक्वल टू 2k/m कर दे हम लोग, और v इक्वल टू √2k/m लिख दे। अब यही यहाँ पर पुट कर दे तो f इज इक्वल टू q और b ऐसे ही छोड़ दो और √2k/m लिख दो। अब इसमें वैल्यूज पुट करें तो q है चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19, b की वैल्यू कितनी है, मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर 2.5 टेस्ला, तो 2.5 इंटू 2.5 टेस्ला है यह। साथ में आगे है रूट में 2k यानी 2 इंटू, देखो यहाँ पर ध्यान रखना काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपको 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है, तो 2 इंटू मेगा के लिए बेटा 10⁻6 लिख सकते हैं, 1.6 ×10⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जूल में कन्वर्ट करने पर मिलेगा। तो इतना आपको लिखना है यहाँ पर, यानी मैं टोटल पावर -13 रख सकता हूँ। ठीक है, तो लिख सकता हूँ यहाँ पर 2 इंटू 1.6 10⁻13 लिख सकता हूँ मैं, 10⁻13 डिवाइडेड बाय मास, मास कितना है तो 1.6 10⁻27। तो अब ये 1.6 तो हो गया कैंसल, तो आंसर क्या बनेगा, तो F इक्वल टू 1.6 इंटू 2.5 इंटू, चलो ये 2 टाइम्स 2 है तो इसे हम 2 लिख सकते हैं रूट में, रूट निकाल के 27 पावर ऊपर जाएगी बेटा, तो 14 पावर बचेगी बेटा, देख लो -13 है और -27 ऊपर जाएगी तो 14 पावर बचेगी, लेकिन वो रूट में है तो रूट निकालने पर पावर क्या बन जाएगी, -7 आएगी। तो टोटल कितना बन रहा है 1.6 और ये हो गया 2.5 इंटू 5, सो 16 और 5 आएगा 8। आंसर क्या बनेगा देख लो जरा, तो ये इनका प्रोडक्ट आएगा 5 और 5 के साथ 1.6 को मल्टीप्लाई किया जाए तो 8 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन फोर्स बनेगा, 8 इंटू 10⁻⁻12, यानी आंसर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कैलकुलेशन करके आपको ये रिजल्ट मिलेगा, तो थोड़ा कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ेगी इस केस में आपको, तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर पाएंगे। या फिर अगर आपको ठीक लग रहा है कि आपको स्पीड पहले फाइंड करनी है और सीधा इसकी वैल्यू यहां पर पुट करनी है तो भी कर सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे। कुछ लोगों को अगर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन समझ में नहीं आती तो ये कर सकते हो इजिली। चलो नेक्स्ट में क्या पूछा है देखो, mu naught is a permeability of vacuum, x psi m is susceptibility, then permeability of the material is, permeability material की हमें फाइंड करनी है। तो बेटा आप सबको पता होना चाहिए कि परमिएबिलिटी फाइंड कैसे करते हैं, मतलब एक फॉर्मूला ये सीधी बात है कि म्यू आर इज इक्वल टू होता है 1 प्लस साई एम। ठीक है, तो साई एम इक्वल टू होता है म्यू आर -1, तो ये सब हम लोग जानते हैं। म्यू आर की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं म्यू अपॉन म्यू नॉट, राइट, तो म्यू इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस साई एम का फॉर्मूला। इसमें से जहां पर भी जो भी मैच हो रहा है देख लो क्या हो रहा है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, म्यू इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस साई एम, म्यू इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस साई एम हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है फॉर द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज FO एंड आईपीस लेंस इज FE। देन द ट्यूब लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप इज, बेटा टेलीस्कोप के लिए हम लोग ट्यूब लेंथ के बारे में पढ़ चुके हैं। L इज इक्वल टू होता है FO प्लस FE, यानी FO प्लस FE से ज्यादा लेंथ हो सकती है या फिर इक्वल हो सकती है, उससे कम नहीं हो सकती है। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, L इज ग्रेटर देन और इक्वल टू FO प्लस FE। राइट आंसर क्या बनेगा, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक, सिंपल सी बात है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बेटा ये। नेक्स्ट में आगे चलते हैं कि टाइम टेकन बाय द सनलाइट टू पास थ्रू अ स्लैब ऑफ 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर के स्लैब में से सनलाइट को पास होने के लिए टाइम कितना लगेगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पर 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दिया बेटा। तो n की वैल्यू 1.5 है बेटा, और जो थिकनेस ऑफ स्लैब है वो 4 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर, 4 इंटू 10 टू पावर -2 मीटर भी हम लोग लिख सकते हैं। और टाइम फाइंड करने को बोला गया बेटा। ध्यान रखिए इसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट क्या लेनी है, स्पीड ऑफ लाइट c इक्वल टू 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो c इज n इक्वल टू क्या है, डिफरेंट इंडेक्स का फॉर्मूला n इक्वल टू c अपॉन v लिख सकते हैं हम लोग। v यानी वेलोसिटी या स्पीड जो है वो मीडियम के अंदर होती है। तो मीडियम कौन सा है, ग्लास मीडियम। तो ग्लास मीडियम की थिकनेस है d, और वो थिकनेस जितना डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए उसको टाइम लगता है t। तो v इक्वल टू डी बाई टी लिख सकते हैं। तो c इंटू टी अपॉन डी, हमें टाइम फाइंड करना था, यस। तो n इंटू डी अपॉन c, n यानी 1.5, d यानी 4 10 टू पावर -2 अपॉन 3 10 टू पावर 8। आंसर कितना बनेगा देख लो यहाँ पर, ये बन गया 2 इंटू 10 टू पावर -10 सेकंड, 2 इंटू 10 टू पावर -10 सेकंड, यह सही ऑप्शन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 12.5 सेंटीमीटर is used as a simple microscope when the image is formed at infinite magnification is dash। बेटा what is the magnification when image is formed at infinite? Near point of the normal vision is 25 सेंटीमीटर, जो हमें पता है d इक्वल टू 25 सेंटीमीटर होता है। और ये है फोकल लेंथ FO इक्वल टू, FO बोलो FE बोलो एक ही तो लेंस होता है बेटा। F इक्वल टू होता है 12.5 सेंटीमीटर। तो आपको पता है कि जब इनफाइनाइट डिस्टेंस पर इमेज बनती है तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है m इक्वल टू डी अपॉन f। अगर d डिस्टेंस पर यानी नियर पॉइंट जितने डिस्टेंस पर अगर इमेज बनती है तो 1 प्लस डी बाई एफ फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर। और यहां पर आएगा इनफाइनाइट के लिए d बाई एफ। तो 25 डिवाइड बाई 12.5 यानी कि 2, 25 इज द डबल देन 12.5, यानी आंसर इज द 2.0, ये आंसर आएगा सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। इन एक्सपेरिमेंट ऑफ डेविसन जर्मर, एक्चुअली ये डिलीटेड है टॉपिक, फिर भी चलो आ गया है तो क्वेश्चन सॉल्व कर ही देते हैं। क्या है, emitted electron from filament is accelerated through voltage V, then de Broglie wavelength of that electron will be dash meter। बेटा ध्यान रखिए जब भी किसी चार्ज को V पोटेंशियल के अगर अप्लाई करके हम लोग इसको एक्सेलरेट करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, K इक्वल टू Q इंटू वी। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है तो E इंटू वी लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला याद कीजिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ का, H इक्वल टू लैम्बडा इक्वल टू H अपॉन अंडर रूट 2m होता था। वैसे तो K की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 2m तो जहां पर भी ये दिख रहा है आंसर रहेगा आपका H अपॉन 2m अंडर रूट में EV। तो ये आंसर D इज द राइट आंसर। हो गया, समझ में आ गया बेटा। डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट जो है वो अभी नहीं है इस बुक में हमारी, तो वो डिलीटेड टॉपिक था। अब आया नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लो। फोटॉन्स ऑफ एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, even energy is 1 electron volt and energy E2 is equal to 2.5 electron volt successively illuminated a metal whose work function is 0.5 electron volt। work function of the metal is 0.5 electron volt। the ratio of maximum speed of a emitted electron is, जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो गए उसकी मैक्सिमम स्पीड क्या होगी, उसका रेशियो फाइंड करने को बोला गया बेटा। तो
तो काइनेटिक एनर्जी के मैक्सिमम का फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स इक्वेशन, एनर्जी इंसिडेंट एनर्जी E माइनस फाइव, यानी कि एच न्यू माइनस फाइव हम लोग लिखते थे ना, ये डायरेक्टली एनर्जी गिवन है तो E माइनस फाइव लिख सकते हैं हम लोग। तो पहले केस में बेटा यहाँ पर हम लोग हाफ एम V1 स्क्वायर इक्वल टू E1 माइनस फाइव, और डिवाइड बाय डायरेक्टली कर देते हैं, रेशियो ही फाइंड करने को बोला गया है बेटा, तो लिख सकते हैं यहाँ पर E2 माइनस फाइव। तो देख लो यहाँ पर हाफ एम तो कैंसिल हो गया, ये आएगा V2 स्क्वायर, तो V1 स्क्वायर डिवाइड बाय V2 स्क्वायर इज इक्वल टू E1 मतलब 1 माइनस 0.5 अपॉन 2.5 माइनस 0.5, ऊपर बचेगा 0.5, नीचे रहेगा 2, तो ये आया 1/4। ओके, तो V1 बाई V2 इक्वल टू, रूट निकालना पड़ेगा बेटा, ये स्क्वायर है, ध्यान रखिएगा, स्क्वायर का रेशियो था, तो आंसर आएगा 1/2। तो 1/2 इज द राइट आंसर। आई बात समझ में? बहुत इजी है क्वेश्चन, कोई आपको तकलीफ होगी ही नहीं सॉल्व करने में। नेक्स्ट है क्वेश्चन, द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल ऑफ एन AC जनरेटर आर 100, इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया इज 2.5 मीटर स्क्वायर। ध्यान रखिए ये क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, यानी n गिवन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है आपके पास। द कॉइल इज रिवॉल्विंग इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ स्ट्रेंथ 0.3 टेस्ला, B मैग्नेटिक फील्ड, with uniform angular velocity of omega equal to 60 radian per second. The value of maximum value produced in maximum voltage, यहाँ पर क्या आना चाहिए, the value of maximum voltage EMF या फिर produce in is dash किलो वोल्ट बोला है, किलो वोल्ट में आपको आंसर चाहिए बेटा, ध्यान रखिए। तो मैक्सिमम EMF का फॉर्मूला क्या था, NBA ओमेगा, इसमें वैल्यू पुट कर दो डायरेक्टली 10 टू पावर 2, 100 का मतलब, ये B मैग्नेटिक फील्ड कितना है तो 0.3 है, और A यानी 2.5 है, और ओमेगा है 60। ठीक है, तो कितना आंसर आएगा बेटा आपके पास यहाँ पर, तो देख लो ये कितना बन रहा है, तो 2.5 इंटू 60 करेंगे तो 15 बनेगा, यानी 150 बनना चाहिए, 25 इंटू 6 बनेगा, क्योंकि ये 0 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे 25 बन जाएगा, ये 25 इंटू 6 यानी 150 को मैंने 0.3 से अगर मल्टीप्लाई किया तो 45 आएगा, तो 45 इंटू 10 टू पावर 2, यानी ये बन गया 4.5 इंटू 10 टू पावर 3 वोल्ट, यानी 4.5 किलो वोल्ट आंसर, 4.5 किलो वोल्ट। ठीक है, तो 4.5 किलो वोल्ट आंसर बन गया। अगर हम लोग डायरेक्टली 4.5 मतलब जहां पर भी हमें दिख जाए कि 4.5 के आसपास आ रहा है तो मतलब यही सिलेक्ट करना था, ये लास्ट तक नहीं जाएंगे तो भी समझ में आ सकता है हमें। तो ये बन गया 4.5 किलो वोल्ट। नेक्स्ट चलते हैं आगे क्वेश्चन में, देखो, इफ R and L denotes resistance and inductance respectively, which of the following has dimension of time? इसमें से किसको टाइम के डायमेंशंस है? तो बेटा आपको अगर डायरेक्टली पता है तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, या फिर यूनिट को लिख के भी कर सकते हो, यूनिट को लिख के भी आपको पता चल सकता है। तो यहाँ पर मुझे पता है कि इसके यूनिट क्या है, तो चलो सबसे पहले इंडक्टेंस की बात करें तो EMF का फॉर्मूला जो है उसमें से आपको इंडक्टेंस मिल जाएगा, या डायरेक्टली इंडक्टेंस का फॉर्मूला अगर आपको पता है तो E इक्वल टू L di/dt लिख सकते हैं हम, E इक्वल टू L di/dt। तो बेटा वोल्ट सेकंड अपॉन एम्पियर, इसका यूनिट क्या बन गया, L का, इंडक्टेंस L को सब्जेक्ट बनाया जाए तो, या फिर हेनरी, सबको याद भी होगा ही यार, वोल्ट सेकंड अपॉन एम्पियर कॉल्ड हेनरी, ये होगा इंडक्टेंस L का। रेजिस्टेंस का क्या होता है, रेजिस्टेंस R इक्वल टू होता है वोल्ट अपॉन एम्पियर। तो ये इन दोनों के यूनिट तो मैंने लिख दिए, चलो दोनों के यूनिट तो मैंने लिख दिया, अब इसको किस तरह से सेट करना चाहिए ताकि हमें टाइम के डायमेंशन मिल जाए, राइट। तो पता है कि इनका रेशियो लिया जाए तो ये हमारा L का यूनिट हो गया और ये हमें रेजिस्टेंस R का मिल गया, तो ऑप्शन बी ही सही आंसर है। दिख रहा है आपको, वोल्ट अपॉन एम्पियर कैंसिल हो जाएगा, या फिर आपको अगर डायरेक्टली पता है तो ओम इंटू सेकंड भी लिख सकते हैं इसे, तो ये ओम है, तो इनको कैंसिल किया जाए तो सीधा सेकंड ही मिलेगा, तो रेशियो आएगा L अपॉन R। In AC circuit, current is 3 ampere and voltage is 210 volt and power is 63 watt. Power कितना आएगा 63 watt. The power factor is, देखो, in AC circuit current is 3 ampere, voltage 210 volt, power is 63 watt.
तो पावर फैक्टर P इक्वल टू क्या होता है, VRMS IRMS cos phi। ओके, तो पावर की जगह पर आपने 63 पुट कर दिया, V है मेरे पास 1210 और ये है 3 cos phi, तो 63 इक्वल टू 630 cos phi। तो मिल गया आपको cos phi कितना बन गया, cos phi इक्वल टू 1/10 यानी कि 0.1। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो चैप्टर 7 के क्वेश्चन यहां पर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं अभी। फॉर एन एसी गिवन बाय, फॉर एन एसी सर्किट गिवन बाय करंट जो है एसी करंट गिवन बाय I इक्वल टू 50 cos 100t प्लस 45 एम्पियर, द वैल्यू ऑफ IRMS इज, वैल्यू ऑफ IRMS, बेटा IRMS करंट क्या होता है, मैक्सिमम का √2 होता है। तो ये इस फॉर्मूला को हम लोग डायरेक्टली ओरिजिनल फॉर्मूला के साथ अगर हम कंपेयर करें तो I इक्वल टू IM cos ओमेगा t प्लस 5। तो यहाँ पर मैक्सिमम की वैल्यू कितनी है, तो 50 है, देख लो। तो मैक्सिमम करंट इज 50 एम्पियर, हमें चाहिए इसका IRMS करंट, तो IRMS इज इक्वल टू IM बाई √2, तो 50 डिवाइड बाई √2 कर देंगे हम लोग। तो 50 बाई √2 अगर आपको डायरेक्टली आंसर दिख रहा है तो ठीक है, वरना क्या कीजिए आप 50 को हम लोग लिख सकते हैं 25 इंटू √2 इंटू √2, राइट। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने इसलिए इसको स्प्लिट करके लिखा है, तो √2 ये कैंसिल हो गया, तो 25 √2 आंसर आएगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कुछ स्टूडेंट को ये भी नहीं पता होता कि √2 को मल्टीप्लाई करके 2 लिख सकते हैं हम लोग, या 2 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। चलो नेक्स्ट में एसी वोल्टेज V इक्वल टू है 5 cos 1000t वोल्ट is applied to a LR series circuit in inductance of inductance 3 millihenry and resistance 4 ohm. The value of maximum current in the circuit is dash ampere. बेटा maximum current in the circuit, maximum current को पूछा है बेटा, तो maximum voltage तो आपके पास है, क्या आपके पास maximum resistance की मतलब जो भी है impedance आपको पता होना चाहिए। जब भी आप इस सर्किट में अंदर कोई भी सर्किट के इस तरह के क्वेश्चंस जब भी आते हैं, एसी सर्किट की जब भी बात करें तो ध्यान रखिएगा इंपीडेंस के बारे में जानना जरूरी होता है। तो इंपीडेंस इज इक्वल टू होता है √R² प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। लेकिन ध्यान रखिए कि यहाँ पर कौन सा कंपोनेंट नहीं है वो चेक कीजिए। LR सीरीज सर्किट है, LR के अंदर यानी आपके पास इंडक्टर है और रजिस्टर है, तो इंडक्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस रहेगा और रेजिस्टेंस रहेगा रजिस्टर का। तो ये XC को आपको हटाना पड़ेगा, तो Z इक्वल टू √R² प्लस क्या होगा, R² प्लस XL स्क्वायर। ओके, तो XL कितना है, तो XL इज इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा L। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू 1000, ओमेगा T के साथ इसे कंपेयर कर लो तो ओमेगा 1000 है मेरे पास यहाँ पर। L की वैल्यू कितनी है, तो 3 मिली हेनरी, मिली का मतलब 10 टू पावर -3 होता है, तो ये 1000 यानी 10 टू पावर 3 और प्लस -3 कैंसल, तो 3 ओम आएगा इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो आपको इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है, तो R² कितना होगा, तो 4 का स्क्वायर प्लस ये 9 का स्क्वायर, तो ये सॉरी 9 का स्क्वायर का 3 का स्क्वायर डायरेक्टली मैंने लिख दिया है, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, तो 16 प्लस 9 यानी 25 का रूट निकालेंगे तो 5 ओम आएगा इंपीडेंस Z। अब मैक्सिमम करंट चाहिए था मुझे, IM इक्वल टू VM बाई Z। VM मैक्सिमम वोल्टेज कितना है 5 वोल्ट, तो 5 डिवाइड बाई 5 आ गया 1 एम्पियर करंट, तो 5 डिवाइड बाई 5 1 एम्पियर करंट मिल गया हमें, है ना, इजी है। चलो नेक्स्ट में, इन मेडिसिन टू डिस्ट्रॉय कैंसर सेल्स डैश रेज आर यूज्ड। कौन से रेज बेटा यूज होते हैं, तो गामा रेडिएशन जो होते हैं वो यूज होते हैं कैंसर के लिए, यहाँ पर डिस्ट्रॉय करने के लिए उसके सेल्स को गामा रेडिएशन का यूज किया जाता है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आपको मिल जाएगा अपनी बुक से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं बेटा गामा क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ जो है वो बहुत ही कम होती है, स्मॉल वेवलेंथ होने की वजह से उसका यूज ज्यादा किया जाता है कैंसर की ट्रीटमेंट के अंदर। फॉर ए रेडिएशन ऑफ 9 गीगाहर्ट्ज पासिंग थ्रू एयर, द नंबर ऑफ अ वेव पासिंग थ्रू 1 मीटर लेंथ इज, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू 1 मीटर, ठीक है। तो फाइंड करने को क्या बोला है, तो रेडिएशन ऑफ गीगाहर्ट्ज कितना 9 गीगाहर्ट्ज, तो यानी मेरे पास फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी 9 इंटू 10 टू पावर 9 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी हो गई है।
मुझे क्या चाहिए, तो 1 मीटर लेंथ में नंबर ऑफ वेव्स, बेटा नंबर ऑफ वेव्स पर मीटर इज इक्वल टू 1 बाय लैम्बडा, वेवलेंथ का इनवर्स होता है। तो 1 अपॉन लैम्बडा इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, तो आप सब जानते हो कि स्पीड का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू न्यू, वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। तो 1 अपॉन लैम्बडा को अगर आप सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी न्यू अपॉन स्पीड ऑफ लाइट। तो बेटा यहाँ पर न्यू डिवाइड बाय C लिखना चाहिए मुझे। फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो 9 10 टू पावर 9 हर्ट्ज है, डिवाइडेड बाय C यानी 3 इन 10 टू पावर 8, तो बन जाएगा यहाँ पर 3 इंटू 10 टू पावर 1 यानी कि 30 नंबर ऑफ वेव्स आर देयर, 30 waves in a 1 meter length. Option A is the right answer. वेव नंबर फाइंड करने को बोला गया था। इन ए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, क्वेश्चन क्या है, इन ए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट if the distance between two slits is equal to the wavelength of used light, then the maximum number of bright fringes obtained on the screen will be. नंबर ऑफ फ्रिंजेस, कितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रिंजेस मिलेगी अगर कि जो स्लिट की विड्थ है, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स जो है वो कितना होना चाहिए, वेवलेंथ के बराबर, यूज लाइट की वेवलेंथ के बराबर। तो ध्यान रखिए कि डी साइन थीटा जो फॉर्मूला होता है पाथ डिफरेंस का, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पाथ डिफरेंस, तो पाथ डिफरेंस होता है डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्बडा फॉर ब्राइट फ्रिंज। फॉर ब्राइट फ्रिंज के लिए ये कंडीशन होती है पाथ डिफरेंस के लिए, राइट। तो डी इक्वल टू मुझे लेना है लैम्बडा वेवलेंथ लेनी है बेटा, तो डी लैम्बडा साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्बडा, तो लैम्बडा लैम्बडा कैंसिल हो गया। तो एन की वैल्यू मैक्सिमम से मैक्सिमम साइन थीटा की वैल्यू एन की कितनी हो सकती है बेटा, 1 हो सकती है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन इज इक्वल टू 1, क्योंकि साइन की वैल्यू मैक्सिमम 1 से ज्यादा हो ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो एन इक्वल टू 1 मिला। एन इक्वल टू 1 मिलने का मतलब क्या होता है कि तो स्क्रीन के ऊपर आपको सबसे पहले तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज मिलती ही है, और अगर n इक्वल टू 1 चूज किया तो दोनों साइड आपको फर्स्ट ब्राइट मिलेगी, दोनों साइड फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, यानी कि टोटल नंबर ऑफ फ्रिंजेस आर ऑन स्क्रीन इज इक्वल टू 3। मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रिंजेस कितनी पॉसिबल है, 3 फ्रिंज पॉसिबल है बेटा। तो n की वैल्यू 1 लेने पर, अगर n की वैल्यू बेटा 2 मिलती तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस आर 5 होती। इसलिए ध्यान रखिएगा सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज को कंसीडर करना पड़ेगा, काउंट करना होगा। If the wavelength of light uses 6000 angstrom, the angular resolution of telescope of objective lens having diameter of 10 cm. ये भी डिलीटेड टॉपिक है, इसे भी हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं बेटा, एंगुलर रेजोल्यूशन के बारे में पूछा है जो डिलीटेड है। In the discharge tube, as the density of atom increases, the intensity of spectral lines increases. बेटा क्योंकि जिस तरह से डेंसिटी अगर एटम्स की इंक्रीज होगी तो काफी सारी आपको और भी रेडिएशंस मिलती जाएगी, रेडिएशंस और एक्स्ट्रा आपको मिलती जाएगी, इसलिए इंटेंसिटी जो है स्पेक्ट्रल लाइंस की वो भी इंक्रीज होगी एज इंक्रीज इन डेंसिटी। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, इंक्रीज यहां पर आएगा, इंक्रीज कंटिन्यूअसली इफ वी इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ एटम। नेक्स्ट में द आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजेनिक आयंस P and Q are Vp and Vq respectively. If Vq is less than Vp, then रेडाई क्या होगा, रिलेशन रेडियस के बीच में बेटा। देखो सबसे पहली बात तो कि आपके पास एक न्यूक्लियस है, उसके अराउंड रिवोल्यूशन करने वाले इलेक्ट्रॉन को सोच लो बेटा। फर्स्ट ऑर्बिट या सेकंड ऑर्बिट की बात कर ले या थर्ड ऑर्बिट की बात कर ले बेटा, तो मान लो कि यहाँ पर हम लोग आयोनाइजेशन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजेनिक आयन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर P and Q। Vp and Vq क्या है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल है मेरे पास Vp and Vq। तो जिसके लिए बेटा जिस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, वो कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा, तो बहुत ही न्यूक्लियस के पास में होगा वो, यानी कि जो बहुत पास में है, यानी कि जिसके लिए रेडियस कम से कम है, उसके लिए आयोनाइजेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, तो रेडियस जितनी कम आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी ही ज्यादा, रेडियस जितनी ज्यादा होगी उतनी ही आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी बेटा। तो ध्यान रखिए कि Vq इज लेस देन Vp है, Vq इज लेस देन Vp है, तो रेडियस जो है RQ इज ग्रेटर देन Rp होना ही चाहिए। जिसकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा होगी बेटा
उसके लिए रेडियस कम होगी। तो P के लिए यहाँ पर आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा है तो Rp रेडियस कम होगी, यानी Rp इज लेस देन Rq। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इन द गिवन न्यूक्लियर रिएक्शन फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि x की वैल्यू, ब्लैंक तो नहीं है लेकिन x जो है वो अननोन, हमें यहां पर लिखना है कि x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा। तो आपको बेटा यहां पर नंबर देखना है। तो सबसे पहले 4 और 2 का सम कर दिया आपने तो 6, यानी कि यहाँ पर 0 आना ही चाहिए बेटा। अब 0 किसके लिए, चलो एक ही यहाँ पर चेक करने पर आपको आंसर मिल रहा है। देख लो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है, यानी कि Z की वैल्यू चेक करने पर डायरेक्टली रिजल्ट मिल रहा है कि 0 किसके लिए होता है, न्यूट्रॉन के लिए ही होता है बेटा। न्यूट्रॉन जो है वो एटॉमिक नंबर में चेंज नहीं करता, इसीलिए ये x जो है वो क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रॉन ही होना चाहिए। साथ में ऊपर के नंबर को भी आप वेरीफाई कर सकते हो। 9 + 4 13 होगा, तो यहाँ पर 12 है तो यहाँ पर 1 आएगा। तो 0 and 1 न्यूट्रॉन के लिए हम लोग लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ये हो गया हमारा यहाँ पर पेपर कंप्लीट हुआ। फिजिक्स का 2017 का पेपर हमने सॉल्व कर दिया है बेटा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, 2018 का पेपर लेकर आएंगे और फुल एनर्जी के साथ उसको सॉल्व करेंगे बेटा। आप भी घर पे मेहनत करते रहिए, और मैंने जिस तरह से आपको बताया है कि हमारे चैनल में इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक में आपको हमारी जो एप्लीकेशन है उसकी लिंक मिल जाएगी, और लिंक ओपन करके आप लोग उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर सकते हो गुजकेट के लिए, ताकि आपका मेरिट जो है वो ज्यादा इंप्रूव हो पाए और आप जो चाहते हो उस कॉलेज में एडमिशन आपको मिल पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।